आज भी पेपर 2 कर रहे हैं। इसमें हमारे पास जो है वो द न्यूक्लियर एटम इन्वॉल्व है और रेडियो एक्टिविटी के क्वेश्चन भी इन्वॉल्व होंगे। अब देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है स्ट्रेटिनियम 90, मीन उसका एटॉमिक नंबर, जो मास नंबर है वो 90 है। इज अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप। ये रेडियो एक्टिव क्या है? आइसोटोप है। दैट इमिट बीटा पार्टिकल एज इट डिके। व्हेन इट डिके तो वो बीटा पार्टिकल इमिट करता है। नीचे इक्वेशन भी दी गई है, द न्यूक्लियर रिएक्शंस बिलो शो दिस डिके। तो देखो आपका क्या था, 38 था, तो 38 में क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन एड अप हो जाएगा। वी ऑलरेडी नो दैट जब बीटा पार्टिकल होते हैं तो बीटा पार्टिकल में नीचे जो है वो एड अप हो जाते हैं, तो इस बी की वैल्यू हो जाएगी 39। और ये ए जो है हम्म। ये एज इट इज आ जाएगा 90। तो एक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा 90 अप और 39। और उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन होता है, आता है, और प्लस एनर्जी आती है। ये पूरी इक्वेशन बनती है। बट इन्होंने जितनी इक्वेशन लिखी हम उसको लिखा। तो आपसे कह रहे हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए, तो ए की वैल्यू 90 आ गई, तो यहाँ मैंने 90 लिख दिया। फिर कह रहे हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बी, तो 38 है, 38 से 39 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 39। आंसर आ गया मेरे पास। ठीक हो गया। जी। अच्छा, अब जरा गौर से देखो नीचे क्या मांग रहे हैं आपसे। नीचे आपसे मांगा जा रहा है टिक द एलिमेंट फॉर फ्रॉम द लिस्ट बिलो दैट इज प्रोड्यूस बाय द डिके। वो नीचे आपसे कह रहे हैं कि भाई आपने टिक करना है उस एलिमेंट को जो प्रोड्यूस हो रहा है बाय द डिके। तो डिके जो कर रहा है तो उससे क्या हो रहा है, हमारे पास क्या आ रहा है, डिके से हमारे पास आ रहा है एक्स की वैल्यू क्या बन रही है, बी की वैल्यू कितनी बन रही है, 39 बन रही है। 39। तो 39 में नंबर ऑफ प्रोटॉन, अब देखो प्रोटॉन नंबर का आ गया। तो प्रोटॉन नंबर 39 बन रहा है, तो प्रोटॉन नंबर 39 किसका बन रहा है? ड्यूटेरियम। तो प्रोटॉन नंबर उसका है, तो वो हमारे पास वहां हम टिक कर देंगे बस। और कोई काम नहीं है कि जी इसने पूरे नंबर्स दिए। 39 ऊपर दिया हुआ था, हमने 39 पे क्लिक कर दिया। हम्म। उसके बाद आपसे कहा जा रहा है नेक्स्ट में, द आइसोटोप एक्स ए बी इज ऑल्सो रेडियो एक्टिव एंड अंडरगोज द बीटा डीके। अब जो आपने एक्स का लिया है ना, जो एक्स आया है, जो भी आया एक्स, तो उसको कह रहे हैं उसको भी अंडरगोज द बीटा डीके किया है। स्टेट द नेम ऑफ द एलिमेंट दैट इज प्रोड्यूस बाय द डीके। अब जब एक्स ए है तो वो 90 हो गया, नीचे 39 हो गया, ये हो गया ना आपके पास, ये 39 हुआ है। अब वो कह रहा है ये बीटा डीके किया है, तो जब वाई आएगा तो वो ये 39 हो जाएगा 40, और ये हो जाएगा 90 ही रहेगा, और प्लस क्या आ जाएगा आपके पास, 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा आपके पास, ये आएगा। हम्म। अब वो कह रहे हैं ये जो 40 है इसका नाम बताओ, तो 40 का नाम ये रहा लिखा हुआ है। जी। बस ये आपने यहां लिख देना है इसको, क्योंकि बीटा हम्म। डीके कर रहा है। अगर ये अल्फा डीके करता तो उसकी कंडीशन कुछ अलग होती। बीटा कर रहा है तो बीटा में क्या हो रहा है, माइनस +1 हो रहा है, तो हमने +1 कर दिया बस। क्लियर हो गई बात यहां तक? जी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, इसी का नेक्स्ट पार्ट आपसे कह रहा है, 3 न्यूक्लियाई आर रिस्पेक्ट रिप्रेजेंटेड एज एक्स 83 42, y 209 83, z 84 42। State and explain which nuclei are the isotope of the same element। सेम एलिमेंट के आइसोटोप्स कौन से हैं इन तीनों में? सेम। आइसोटोप कौन कौन से हैं पर समझ नहीं आया। बेटा? आइसोटोप किसको कहते हैं? सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन और सेम डिफरेंट नंबर ऑफ। एटॉमिक नंबर विल बी सेम। अब इसमें एटॉमिक नंबर देखो, दो कौन से ऐसे एलिमेंट है जिसका सेम है? एटॉमिक नंबर देखो किस किस का सेम है। सर एक्स और जेड। एक्स और जेड। तो आप यहां लिखोगे एक्स एंड जेड आर द आइसोटोप्स। फिर कह रहे हैं एक्सप्लेन करो, तो एक्सप्लेन भी करोगे। एक्सप्लेन में क्या आएगा आपके पास? एक्सप्लेन में आएगा आपके पास कि भैया एटॉमिक नंबर सेम है, हाँ।
ठीक हो गया। तो एटॉमिक नंबर आर सेम, तो यही आप इसको एक्सप्लेनेशन में भी लिखोगे कि आइसोटोप्स आर द एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स। क्लियर हो गई बात? जी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में देखो आपसे क्या कह रहे हैं। फिगर 9.1 shows an experiment carried out in a vacuum to investigate the deflection of alpha particle and gamma rays in the magnetic field। अल्फा और गामा की बात कर रहा है बस, और किसी चीज की बात नहीं कर रहा। ठीक हो गया, अल्फा और गामा की बात कर रहे हैं और किसी चीज की बात नहीं कर रहा। मेन बीटा पार्टिकल नहीं है यहाँ पे। तो देखो रेडियो एक्टिव आइसोटोप इमिट अल्फा एंड गामा रेस। उसके बाद वो क्या हुआ, लिड सिलेंडर के अंदर विद स्मॉल होल रखा गया, उस होल से एक रे बाहर आ रही है, तो उस रे को देखो नीचे नाम दिया गया थिन बीम्स ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड गामा रेज। ये जो रे बाहर आई हुई है, इसको इसमें अल्फा और गामा दोनों मौजूद है। आगे मैग्नेट रखा गया है। यहां तक क्लियर बात? जी। आपसे क्या कह रहे हैं, कंप्लीट द टेबल टू डिस्क्राइब द डिफ्लेक्शन इफ एनी। अगर कोई डिफ्लेक्शन हो रही है तो उसको डिस्क्राइब करो ऑफ द अल्फा एंड द गामा रेस इन द मैग्नेटिक फील्ड शोज। जो ऊपर मैग्नेटिक फील्ड शो हुई है, प्लेस वन टिक इन ईच कॉलम। अब देखो आपके पास अल्फा पार्टिकल में डिफ्लेक्शन होगी कि नहीं होगी, पहले ये बताओ। नो। अल्फा पार्टिकल में 100% होगी बेटा, वो आयोनाइज्ड पार्टिकल है। क्या हो गया है, रेज अच्छा में हाँ सर। अल्फा में तो जी। होगी, तो उसको आप लिखेंगे जी। होगी। अब अगर होगी तो वो पूछ रहा है किस डायरेक्ट, ये ऑप्शन दिया हुआ बेटा आपके पास। मैग्नेट टुवर्ड्स साउथ पोल ऑफ मैग्नेट आउट। जी बेटा, सर ऑप्शंस पर ही टुवर्ड्स साउथ। आज आपकी डैमेज, आवाज डैमेज, मैग्नेट टूअर इनटू द पेपर। यानी आपसे क्या कह रहा है, इस डिफ्लेक्ट होंगे कि नहीं होंगे, बस होगा कि नहीं नहीं होगा, होगा। डिफ्लेक्शन नहीं होगा। नहीं। क्यों, गामा का डिफ्लेक्शन क्यों नहीं होगा बेटा, बताना। तो वहां हम यहां टिक कर देंगे, कहां पे, आपके नो डिफ्लेक्शन पे यहां पर टिक होगा कि जी नो डिफ्लेक्शन। अच्छा, अब जब अल्फा पार्टिकल होते हैं तो बेटा वो नॉर्थ एंड साउथ की तो बात नहीं होती, बट इन टू पेज और ऑन टू पेज होगा, तो ये इन टू पेज हो जाएंगे। ठीक हो गया, ये इन टू पेज डिफ्लेक्ट करेंगे। बात समझ आ गई? जी सर। अच्छा, अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि आपसे क्या कहा जा रहा है। यहाँ कैरिड आउट तो क्या इफेक्ट होगा वो आपसे ये पूछ जानना चाह रहे हैं। एयर में क्या इफेक्ट होना चाहिए बेटा इसका। अगर यही एक्सपेरिमेंट हम सर। एक करेंगे ना बेटा, तो क्या होगा, आपका जो अल्फा जाएगा आएंगे। क्लियर हुई बात? जी सर क्लियर। बेटा सर आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है। अच्छा, अब देखो आपसे पार्ट बी क्लियर हो गया। जी। पार्ट सी पे आओ, स्टेट एंड एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द लीड सिलेंडर। पर्पस ऑफ द लीड सिलेंडर क्या है यहाँ पर, जो होती है लीड सिलेंडर को यूज करने की के बेटा। लिए। हम्म। हाँ, सर गामा रेज को रोकने के लिए। मीन के रेडिएशन को जो है वो होल से पास जी। लीड जो उसको कह सकते हो। ठीक हो गया, जी सर। क्लियर है बच्चा? क्वेश्चन नंबर 3 देखो आपसे क्या कह रहे हैं, द आइसोटोप्स थ्रोनियम 234 इज रेडियो एक्टिव। प्रेजेंट द आइसोटोप एक, अब बीटा डी कर रहा है तो बीटा सर 91 हो जाएगा। बाय 1 हो गया, 91 ही रहेगा। बीटा के साथ क्या आएगा, ऊपर 0 नीचे 1, क्योंकि सिर्फ इलेक्ट्रॉन है ना बेटा। बीटा में प्रोटॉन्स नहीं होते, तो इसके नीचे जो है यहां पर तो 1 आ जाएगा, इस जगह पे 1 आ जाएगा आपके पास, लेकिन यहां 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर इसके ऊपर कोई प्रोटॉन्स नंबर नहीं होते। क्लियर हो गई बात? जी। अच्छा, फिर आपसे कह रहे हैं ड्रॉ अ बीम ऑफ बीटा पार्टिकल्स दैट सिंपली थ्रो पास आउट इनटू द इलेक्ट्रिकल फील्ड। अब बीटा है, तो बीटा जब पास होगा तो वो क्या करेगा, वो अल्फा यानी आपके पॉजिटिव चार्ज की तरफ मुड़ जाएगा। ठीक हो गया, हम्म। तो वो यहां से आते हुए यूं मुड़ जाएगा आपके पास यहां। सही हो गया, क्योंकि पॉजिटिव की तरफ बैंड होगा। तो ये आपसे कह रहे हैं कि ड्रॉ ऑन द फिगर 11.1 shows how the beta particle move as they pass between the plates। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? जी। अच्छा, जरा नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या कह रहे हैं आपसे। नेक्स्ट में कहा जा रहा है आपसे
एक्सप्लेन व्हाई द बीटा पार्टिकल मूव इन दिस वे, एक्सप्लेन करो क्यों मूव किया है उसी डायरेक्शन में। ये बेटा एक्सप्लेन करो क्यों मूव किया है, पॉजिटिव डायरेक्शन में क्यों मूव किया है। क्योंकि पार्टिकल हैव नेगेटिव चार्ज ना बच्चा, क्या हो गया है, बीटा पार्टिकल नेगेटिव चार्ज है इसलिए वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। जी तो क्यों नहीं आपको ये चीज समझ आ रही, वो पॉजिटिव की तरफ मूव करते हुए, बिकॉज बीटा पार्टिकल आर द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, तो वो अल्फा की तरफ पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा क्योंकि पॉजिटिव अट्रैक्ट द नेगेटिव। जरा पढ़ो क्वेश्चन नंबर 4, आप खुद से अटेम्प्ट करने की। secure radioactive cupboards are to एक्टिव कब कैपबोर्ड है, आर टू unlabeled radioactive sources. A scientist known that one is the alpha emitter and other is the beta emitter, but is not sure which is which. यानी उसको ये नहीं पता कौन सा क्या है, उसको ये पता है कि दोनों में से एक जो है वो अल्फा ईमीटर है, दूसरा बीटा ईमीटर है, लेकिन ये नहीं पता कि कौन सा अल्फा है कौन सा बीटा है। A radiation detector, a magnet and some paper are available. एक रेडियो डिटेक्टर अवेलेबल है, मैग्नेट अवेलेबल है एंड सम पेपर आर अवेलेबल है। तो आपसे कह रहे ब्रीफ डिस्क्राइब टू डिफरेंट एक्सपेरिमेंट टेस्ट, दो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट टेस्ट बताओ जो ऊपर आपके पास मौजूद है मटेरियल, उसके अंदर आपने बताना है। ठीक हो गई बात, उसको यूज करते हुए बताना है। तो सबसे पहले तो देखो डिटेक्टर और पेपर को मैं यूज करते हुए एक एक्सपेरिमेंट बता देता हूं। अगर हम डिटेक्टर के सामने पेपर रख दें और पेपर के बाद जो है मटेरियल रखें तो पेपर से अल्फा पार्टिकल इमिट नहीं हो सकती। ठीक हो गया, तो जब अल्फा पार्टिकल इमिट नहीं हो सकती तो इसका मतलब है डिटेक्टर में अल्फा पार्टिकल नहीं आएगा, तो हमें पता चल जाएगा ये वाला जो है ये अल्फा पार्टिकल है। और अगर बीटा वाला सामने रखेंगे तो डिटेक्टर में काउंटर रेट आएगा, क्यों, क्योंकि बीटा पार्टिकल आपके पेज में से आउट हो सकता है, तो वो डिटेक्टर में आ जाएगा। एक ये हो गया। दूसरा क्या हो गया, मैग्नेट को यूज करते हुए हो जाएगा, क्योंकि जब मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होती है तो अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल दोनों डिफ्लेक्ट होते हैं, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होते हैं, तो उसको यूज करते हुए भी आप कर सकते हो। तो दो आपके डिफरेंट टेस्ट हो गए, एक डिटेक्टर और अल्फा पार्ट पेपर को यूज करते हुए, और दूसरा मैग्नेट को यूज करते हुए। क्लियर होगी जी बात, तो दोनों टेस्ट यहां लिखोगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, रेडियो एक्टिव कार्बन 14 C612 डिके बाय इमिटिंग बीटा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल इमिट कर रहा है। व्हाट आर द वैल्यू ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूक्लियन नंबर ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 में बेटा प्रोटॉन नंबर कितना है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियन नंबर कितना है। 14 कितना, 18 समझ नहीं आया बेटा, क्या कह रहे हो आप। सर 14 वजह भाई बता दो ना बेटा, 14 क्यों है। प्रोटॉन नंबर 14 क्यों है बेटा, प्रोटॉन नंबर तो नीचे वाले को कहा जाता है, तो वो तो 6 होना चाहिए। न्यूक्लियन नंबर 14 होना चाहिए क्योंकि ऊपर है वो। न्यूक्लियन नंबर का मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन नंबर का मतलब होता है सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 6 है, तो वो 6 आने चाहिए। न्यूक्लियन नंबर 14 होना चाहिए आपका। समझ आ गया। जी Carbon 14 is absorbed by living organism. When the organism dies, so many carbon 14 is absorbed. The carbon 14 already absorbed decay when a half-life of 5730 years. Recently, human skeleton have an activity of क्या है आपके पास 64 यूनिट, but a human skeleton dug up by an
astronaut has an activity of 8 न्यूटन यूनिट्स। मीन जो नॉर्मल एक्टिविटी है वो 64 यूनिट्स होती है, ठीक हो गया। बट एक स्केलेटन मिला, उसमें जब उन्होंने एस्ट्रोनॉमिकलॉज ने उसको देखा तो उसके अंदर एक्टिविटी जो थी वो कितनी थी, 8 यूनिट थी। आपसे कह रहे हैं डिटरमाइन द एज ऑफ द इनसेंट स्केलेटन, आपने एज ऑफ द डिटर्मिनेशंस करनी है। तो कैसे डिटर्मिनेशन होगी बेटा, एज की डिटर्मिनेशन कैसे होगी? सबसे पहले हम क्या करेंगे, 64 को हाफ करते रहेंगे, ठीक है। हम्म। तो देखेंगे कितनी जी। हाफ लाइफ आई है। 64 हाफ हुआ तो 32 बन गया, पहली हाफ लाइफ हो गई। फिर 32 के बाद हम्म। क्या हो गया, 16 हो गया, दूसरी हाफ लाइफ हो गई। फिर 8 हो गया, मतलब 3 हाफ लाइफ हुई है हमारे पास। तो 3 को इससे मल्टी, क्योंकि एक हाफ लाइफ जो है वो ये है 5730, ये एक हाफ लाइफ है, ठीक हो गया। हम्म। तो आपने 3 बार कैलकुलेट करना है, तो या तो ये कर लो 5730 प्लस 5730 प्लस 5730, या फिर हम्म। 5730 मल्टीप्लाई बाय 3 कर लो, बात खत्म। मल्टीप्लाई करो, कितना आता है? 17190। 17190, ये आपका आंसर आ गया। इतने ईयर्स उसकी क्या है, लाइफ आ गई आपके पास, उसकी जो है वो एज आ गई। क्लियर हो गया यहां तक? जी। ठीक हो गया, आज के लिए इतना काफी है। इसके क्वेश्चन मैं कुछ आपको सेंड कर रहा हूँ, वो आप खुद अटेम्प्ट करोगे।